इंडिकेटर्स में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो ये टेक्निकल्स में जो प्राइस एक्शन में जो यूज होते हैं ये सब इंडिकेटर्स है। आरएसआई है, मूविंग एवरेजेस है, मैंने आपको बताया एमएसीडी है, ट्रेंड लाइन है। अभी हम समझेंगे आगे सेशंस में कि ट्रेंड लाइन क्या होता है और हाउ टू यूज इंडिकेटर विद प्राइस एक्शन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी इंडिकेटर्स को, प्राइस एक्शन को कैसे यूज करना है, प्राइस एक्शन को इंडिकेटर्स के साथ और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट ये सबको मिक्स करके कैसे यूज करेंगे। हमको एंड ऑफ द डे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मतलब कि मैं स्टॉक को ऐसी जगह पे बाय करूं कि जहां पे मेरे लॉस होने के चांसेस कम हो जाए। लॉस ना हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी मतलब जीतने की या फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंक्रीजेस। मुझे खाली मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो मैं ये सब टूल्स को ऐड करूंगा और ये सब टूल्स की मदद से कौन कौन सी जगह पे और कैसे हमको बाइंग करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे इंडिकेटर्स है, आरएसआई भी एक इंडिकेटर है, वो हम समझेंगे आगे। अभी मैंने आपको बेसिकली एक मूविंग एवरेज का एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे देखिए, अब हम मूविंग एवरेज को कैसे ले सकते थे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जो प्राइस था, ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट के नीचे प्राइस क्लोज हुआ। और हमको देखो मूविंग एवरेजेस ने पहले ही बता दिया था कि ये जो प्राइस है, ब्रेकआउट तो यहाँ पे आया। जो इसका ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस ने जो डिमांड जोन को ब्रेक किया वो तो यहाँ पे किया 3 अक्टूबर को। लेकिन मूविंग एवरेजेस ने हमको देखो कभी बता दिया था, 30 सितंबर को ही बता दिया था कि प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ। कैसे पता चला हमको, ये देखिए ये जो कैंडल है, इसका क्लोज कहाँ पे हुआ, 1479। यहाँ पे आप देखना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो क्लोज है, ये कैंडल का मैंने क्लोज लिया 1479। और मूविंग एवरेज देखिए कहाँ पे है, 1487। मतलब मूविंग एवरेज ऊपर है प्राइस के। इसका मतलब ये देख रहे हो, ये मूविंग एवरेज यहाँ पे कहीं पे है, ये मूविंग एवरेज है और प्राइस यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ। मतलब मूविंग एवरेज पहले ही इंडिकेट, मतलब आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि भाई प्राइस 20 दिन के एवरेज के नीचे है। मतलब 20 दिन का जो प्राइस है वो प्राइस को जब ट्रेड से प्लस करेंगे और जो भी उसका प्राइस आता है वो प्राइस के 20 दिन के ट्रेडिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अभी एक्चुअली में इसको बाय करने का चांस तो है, लेकिन उसको इतना यूज नहीं आएगा आपके। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक प्राइस है, ये उसके नीचे चले गया। और उसके बाद ये यहाँ पे प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस के नीचे, यहाँ पे हमको एक डिसीजन मिला कि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे तो हो सकता है सेलिंग आएगी रिलायंस में। और सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट को ब्रेक किया, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे। अभी हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड बाय वाला नहीं लेंगे जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है। हम इसमें कोई भी बाइंग वाला प्राइस नहीं लेंगे। तो ये था बेसिकली मूविंग एवरेज का मतलब। तो इसका मतलब अभी देखिए ये जैसे नीचे की ट्रेड है, अभी अगर मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज में शॉर्ट पोजीशन बनाना है, सेलिंग करना है या फिर मेरे को बाइंग नहीं करना, तो इसमें आप सेल करोगे तो आपको जब तक शॉर्ट कवरिंग आपकी जो शॉर्ट पोजीशन है कि आपने रिलायंस में बियरिश व्यू है, तो जब तक रिलायंस का शेयर नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट होते जाएगा। तो इसमें ये एवरेज नीचे, सेम टू सेम यहाँ पे कहीं पे एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे कैंडल 20 के एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ और जितने भी दिन उसके बाद ये कैंडल उसके ऊपर था, यहाँ पे प्राइस ऊपर ही रहा। कैंडल के एवरेज के ऊपर अगर प्राइस है तो वो बाइंग में रहेगा, एवरेज के नीचे है तो वो सेलिंग में रहेगा। यहाँ पे फिर से सेलिंग हुई, फिर से ये एवरेज ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर तो आया है, एवरेज के ऊपर आया है, इसका मतलब हमको पता है कि बाइंग करनी है। लेकिन हमको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम देखिए, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल इतनी बड़ी बड़ी, वो भी वॉल्यूम देखो इससे ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम आया है। और कैंडल देखो कैसी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मतलब किसी के हाथ में या फिर बायर्स और सेलर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये प्राइस उसके बाद क्या किया, नीचे चले गया, ये प्राइस नीचे आ गया वहां से। तो ऐसे मूविंग एवरेजेस है और इसी का, ये मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेजेस क्या है। तो ऐसे मूविंग एवरेजेस को हम प्लॉट करते हैं। तो आप इसको इस ये तरीके से यूज कर सकते हो। और जो नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारा इंडिकेटर्स का, उसमें हम समझेंगे कि आरएसआई क्या है। तो व्हाट इज आरएसआई? आरएसआई का मतलब है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। मूविंग एवरेज तो हमने समझ लिया, कैसे हमको इसको स्टॉप लॉस के जैसा यूज करना है वो भी हम यूज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने समझो कि यहाँ पे मैंने शेयर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाई किए, यहाँ पे कहीं पे मैंने बाई किया है। एग्जांपल कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को यहाँ पे 1200 पे बाई किया। तो अभी मेरे को स्टॉप लॉस रखना है कि भाई ये प्राइस अगर जो है, अगर ये एवरेज के नीचे आ जाए या फिर इसके नीचे आ जाए तो मैं मेरे शेयर जो है वो बेच दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1200 पे बाइंग किया है, तो जब तक प्राइस जो है वो ये एवरेज के नीचे
क्लोज ना हो तब तक मैं ये रिलायंस के शेयर्स में अपने पोजीशंस को बना के रखूंगा, और मैं इसमें बाइंग बना के रखूंगा, सेलिंग नहीं करूंगा। तो मैंने 1200 के आसपास शेयर्स ले लिए। ये देखो, ये एवरेज के ऊपर प्राइस है, अभी भी एवरेज के ऊपर है, अभी भी एवरेज के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्राइस नीचे आया है, लेकिन ये एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुआ। मैं चाहता था कि ये एवरेज के नीचे ऐसा कोई क्लोज हो, तो ये क्लोज नहीं हुआ। अभी भी हम ये शेयर में बाइंग करके रखे हुए हैं, अभी भी हमने शेयर में बाइंग की, और यहाँ पे देखो हमारा एग्जिट आ गया। तो यहाँ पे हमने रिलायंस के शेयर को एग्जिट कर दिया, ये कैंडल पे। तो यहाँ पे हमने एग्जिट किया, और यहाँ पे हमने एंट्री किया था। हमारा जो एंट्री था वो यहाँ पे था, ये कैंडल पे या फिर ये कैंडल पे, मैं तो समझता हूँ आपको ये कैंडल पे आपने बाई किया। तो आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे बाई किया होता 11235, और आपने यहाँ पे बेच दिया। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो भी ऊपर आएगा। स्टॉप लॉस मतलब कि भाई स्टॉक जब नीचे आए तो एक ऐसा लेवल हो कि जहां पे मेरे को ये लेवल के नीचे मैं स्टॉक्स को नहीं रख पाऊँ, या फिर मैं उसको बेच दूं, मेरा जो लॉस है वो कम हो जाए। मैंने बाइंग की है और समझो प्राइस नीचे आ गया, तो ऐसा कोई एक लेवल होना चाहिए ना कि यहाँ पे ये प्राइस की अगर नीचे गया तो मैं ये स्टॉक्स को बेच दूंगा। तो स्टॉप लॉस का सिंपल मीनिंग यही है। तो मैंने मेरा जो स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल किया। अभी ये एवरेज 1435 पे मैंने बाई किया, तो अभी जो मेरा ये स्टॉप लॉस है उसको मैंने धीरे धीरे 1200, 1300, 1400 से करते करते मैंने ये स्टॉप लॉस को यहाँ पे कहीं पे ला दिया 1435 पे। और 1435 पे मैं एग्जिट हो गया। यहाँ पे मैं एग्जिट क्यों हो गया, क्योंकि प्राइस जो है वो एवरेज के नीचे बंद हो गया, नीचे बंद हुआ, वो भी वॉल्यूम के साथ, देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने 1435 पे मैंने बाइंग की, और यहाँ पे मैंने क्लोज दे दिया, मतलब स्टॉक को मैंने बेच दिया। अभी देखिए आपको 16% रिटर्न मिला है 89 डेज में। तो 16% रिटर्न 89 डेज में, मतलब ऑलमोस्ट 90 डेज। 90 डेज मतलब 3 महीना। 3 महीने में आपको 16% रिटर्न मिला है, तो विच इज नॉट बैड। मतलब कि आपको बैंक जो है वो 7% देगी, और 16% तो एक साल में मिले तो बहुत बड़ी बात है। आपको तो यहाँ पे 3 महीने में मिला है 16%। तो ऐसे इस तरीके से हम मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस के जैसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्राइस वापस ऊपर गया। अभी यहाँ पे अगर आपने समझो फॉर एग्जांपल बाई किया होता, तो यहाँ पे एक कैंडल देखो, फिर से यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने लॉस बुक कर दिया। यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे आपने 3% पे लॉस बुक किया। तो 16% आपने कमाया था, उसमें से आपने 3% दे दिया या 4% दे दिया, तो भी आपने एंड ऑफ द डे प्रॉफिट कमाया। तो यही है एग्जाम्पल कि कैसे आप मूविंग एवरेज को स्टॉक्स में यूज कर सकते हो एज ए स्टॉप लॉस। और इंडिकेटर जो है वो आरएसआई करके एक इंडिकेटर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई का मतलब क्या होता है। आरएसआई का सिंपल मीनिंग है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या करता है कि ये जो स्टॉक की प्राइस है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। स्ट्रेंथ मतलब कि बायर्स और सेलर्स कितने कितने स्ट्रेंथ में। तो उसका एक उसने एक रेशियो डिफाइन किया है। जो आरएसआई है वो एक ट्रेडर है, उसी ने उसका इंडिकेटर बनाया था। देखो एंड ऑफ द डे इंडिकेटर जो है वो हर एक के इंडिकेटर्स अपने अपने अलग अलग बनाए हुए हैं। आप मार्केट में जाओगे तो आपको कम से कम 1000+ इंडिकेटर्स मिलेंगे, लेकिन इतने सारे इंडिकेटर्स कोई मतलब के नहीं है। हम जो यहाँ पे सीखते हैं, हम जो बेसिकली जो यूज करते हैं वो है सिर्फ प्राइस एक्शन। कि हम प्राइस को, कैंडल स्टिक्स को एज अ स्टोरी के जैसे आप समझ सकते हो। प्राइस एक्शन सब बोलते हैं हम, लेकिन बोलते हैं स्टोरी एक्शन, कि स्टोरी में एक्शन क्या हो रही है उसको समझना। तो आरएसआई क्या है वो मैंने आपको एक सिंपल बता देता हूँ कि आरएसआई स्ट्रेंथ, प्राइस की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। तो इसके लेवल होते हैं कि जैसे 20 जो है वो एक ओवरसोल्ड होगा, और 80 जो है वो ओवर 80 जो है वो ओवरसोल्ड होगा, सॉरी, और 20 जो है वो ओवरबॉट होगा। ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मैंने आपको समझाने में कुछ शायद मिस्टेक की है कि 80 जो है वो ओवरबॉट है, कि एक्सट्रीम एक्सट्रीम टाइप पे, मतलब एक्सट्रीम टाइप पे वो ओवरबॉट हो गया है। और मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे अभी आरएसआई प्लॉट कर देता हूँ। तो आरएसआई को कैलकुलेट करने के भी रीजंस है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके भी कैलकुलेशंस है। लेकिन उस कैलकुलेशन को जान के हमको कुछ नहीं करना है। हमको वो कैलकुलेशन या फिर आरएसआई को कैसे यूज करना है वो जानना बहुत जरूरी है। बाकी कैलकुलेशन करके मैं आपको कैलकुलेशन भी बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वो जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरएसआई को यूज कैसे करना है। तो आरएसआई को आपने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, और मैं अभी 1 मिनट के लिए ये ईएमआई को हटा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आरएसआई प्लॉट हो गया। ये जो मेरे नीचे प्लॉट हुआ है ये आरएसआई है। ये आरएसआई जो है ये स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है, या फिर ये बताता है कि स्टॉक ओवर बॉट है या ओवर ओवर सोल्ड है। अभी ये जो 20, अभी ये आरएसआई जो है वो 30 के लेवल पे है। तो
एक प्राइस है कि 20 जो है वो ओवर सोल्ड है, मतलब अभी ये दिखा रहा है कि आपको अभी ये जो प्राइस है वो रिलायंस का बता रहा है कि ओवर सोल्ड है। यहाँ पे रिलायंस देखिए, ये आरएसआई जो है वो 30 के आसपास है, मतलब एक्चुअली आरएसआई आपको बता रहा है कि ये स्टॉक जो है वो ओवर सोल्ड हो गया है, अभी इसमें सेलिंग बची नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इंडिकेटर है, ये आपको कोई 100% गारंटी नहीं दे रहा कि अभी इसमें सेलिंग बची नहीं है, इसका मतलब सेलिंग नहीं आएगी। आरएसआई को भी यूज करने के तरीके हैं कि जैसे अगर समझिए कोई भी स्टॉक अगर आरएसआई 50 के नीचे है, मैं आपको एक यहाँ पे मेरी थियरी समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 50 का लेवल डिफाइन करता हूँ। और 50 का लेवल कैसे डिफाइन किया, 20 + 80, 20 इज ओवर सोल्ड, जो यहाँ पे अभी लेवल ऑलमोस्ट आ गया है, और 80 इज ओवर बॉट। तो मैं 80 + 20 को मिक्स करता हूँ, और 80 + 20 को मिक्स करता हूँ तो मेरे पास 100 का लेवल आता है, और मैं 100 को जब डिवाइड बाय 2 करूँ तो मुझे 50 का लेवल मिलेगा। तो मैंने क्या किया, अगर प्राइस 50 के नीचे है मतलब उसमें सेलिंग रहेगी ही रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये 20 30 पे है तो मैं इसमें बाइंग, मतलब मैं इसमें बाइंग करूंगा, नहीं मैं इसमें बाइंग नहीं करूंगा। अभी भी ये सेलिंग जो है वो इसमें बनी हुई है, और जो प्राइस है वो 50 आरएसआई के नीचे है, मतलब ये सेलिंग हो सकता है इससे भी नीचे चले जाए प्राइस। तो मैं इसको अभी बाय नहीं करूंगा, लेकिन ये मुझे आरएसआई बता रहा है कि भाई प्राइस जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी सेलर्स के हाथ में है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब कि स्ट्रेंथ कितनी है उसमें, प्राइस में क्या स्ट्रेंथ है, प्राइस में स्ट्रेंथ जो है वो कौन सी तरफ है। तो 50 के नीचे है, या फिर जो भी लेवल है वो 20 के आसपास है, मतलब ओवर सोल्ड है, या फिर सेलर्स जो है वो कंट्रोल में है। तो ये प्राइस में आरएसआई जो है वो 50 के नीचे है। तो 50 के नीचे का मतलब है कि जो है ये जो रिलायंस का स्टॉक है उसमें सेलर्स अभी भी हावी है और सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है। तो हम जब तक ये आरएसआई 50 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस जब भी आरएसआई 50 के ऊपर होता है तो कैसे उसमें एक अपसाइड मोमेंटम आता है। तो ये रहा, ये प्राइस जो है देखिए यहाँ पे ये प्राइस है, ये F60 है, देख रहे हो आरएसआई 50 के ऊपर है, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, 60 को क्रॉस किया यहाँ पे। अभी देखो, अभी आरएसआई बता रहा है 60 के ऊपर है, तो अब मुझे अगर बाइंग करनी है तो आरएसआई मुझे बता रहा है कि भाई तू बाइंग की तरफ जा सकता है क्योंकि प्राइस की स्ट्रेंथ बहुत है, मतलब बायर्स कंट्रोल में, ये आरएसआई बता रहा है। तो देखो आरएसआई 60 के ऊपर है, मैंने बताया था आरएसआई 50 के ऊपर, मतलब कि बाइंग बनी हुई है, अभी भी बायर्स इंटरेस्टेड है। या आरएसआई अब देखो 50 के ऊपर है, अभी भी देखो 50 के ऊपर है, और जैसे ही ये 50 के नीचे जाएगा ना इसमें सेलिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये देखो एग्जांपल, यहाँ पे देखो, ये आरएसआई देख रहे हो यहाँ पे, ये एग्जांपल यहाँ पे देखना, ये जो लेवल है यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो कितना है 60, अभी भी 60, अभी भी 50, 69, 60, 60, 60, 60, 53, फिर 42, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चेंज हो गया आरएसआई, ये लेवल पे आरएसआई चेंज हो गया। और जैसे 42 के नीचे आया, 50 के नीचे आया प्राइस में, देखो स्ट्रेंथ आ गई कौन सी तरफ, सेलिंग की तरफ। आरएसआई बता रहा है कि भाई अभी बाइंग मत करना, अभी जो प्राइस में जो स्ट्रेंथ है वो सेलिंग की है, मतलब सेलर्स ज्यादा कंट्रोल में है प्राइस के। तो आप यहाँ पे बाय मत करना। तो यहाँ पे देखो उसके बाद स्टॉक देखो साइडवेज हो गया और नीचे भी गया, उसके बाद यहाँ से देखो सीधा नीचे नीचे नीचे, उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ही गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आरएसआई ने एक बार क्रॉस किया था 50 की तरफ, ये जो है 50 की तरफ क्रॉस किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे प्राइस को देखना है और वॉल्यूम को देखना है। यहाँ पे इसने 50 के ऊपर है, लेकिन देखो कैंडल तो मारू मुझू बना है, लेकिन उसके बाद इसने वापस से बियरिश कैंडल बना दी यहाँ पे। तो ये जो पैटर्न है ये एक बियरिश एंगल्फिंग टाइप में बन गया, या फिर बियरिश टाइप में पैटर्न बन गया, तो यहाँ पे हम बाइंग नहीं करते, और हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ऐड करते हैं। लेकिन अभी हम ये जो लेवल्स है वो आगे डिस्कस करेंगे। और देखा कैसे हमने आरएसआई को समझा भी, तो यहाँ पे फिर से 50 के ऊपर गया। जब 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 आरएसआई 50 के नीचे होगा तब तब आरएसआई में जो स्ट्रेंथ है वो बियरिशनेस होगी। और इसमें एक थियरी है कि प्राइस अगर 20 के नीचे चले जाए, आरएसआई जो है वो 20 के नीचे जाए, तो वहां पे ओवर सेलिंग हो गई है, मतलब ओवर सेलिंग एक्चुअली प्राइस में बन चुकी है। तो हो सकता है कि प्राइस में अभी बाइंग आए। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको 20 के लेवल बताता हूँ, ये मैंने जैसे 50 के लेवल बताया वहां से मैं 20 के लेवल बताता हूँ आपको, ये रहा 20 का लेवल, ऑलमोस्ट 25 है ये। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे आरएसआई 20 के आसपास आएगा, यहाँ पे देखिए, तो ये प्राइस का एक सपोर्ट था। और अभी यहाँ पे देखिए आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं। स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया यहाँ से ऊपर गया, दूसरी बार सपोर्ट लिया ऊपर गया, तीसरी बार सपोर्ट लिया,
अभी यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक देखो क्या बनी है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, हमने सीखा था पिछले सेशंस में बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और वो भी वॉल्यूम के साथ। उसके बाद प्राइस ऊपर गया नीचे आया, लेकिन उसने सेलिंग इतनी बनी नहीं। सेलिंग हो रही है लेकिन वॉल्यूम कुछ है नहीं। और उसके बाद यहाँ पे आरएसआई देखो, अभी आरएसआई को कैसे यूज करना है। आरएसआई जो है वो ऑलमोस्ट 25 के आसपास है। मतलब कि ये प्राइस बता रहा है कि आपको जो इसमें सेलिंग है वो हो चुकी है या फिर सेलिंग एक्सट्रीम की तरफ है। तो हमको इसको एज ए इंडिकेटर यूज करना है कि हमको वो आरएसआई को कौन से लेवल पे, अभी आरएसआई जो है वो अगर 20 के आसपास है तो ट्रेडर के लिए वो काम की नहीं है। ट्रेडर के लिए वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि आरएसआई 20 के आसपास है, 25 के आसपास है, मतलब उसमें सेलिंग बनी हुई है। तो ट्रेडर अगर घुसेगा उसके अंदर वो प्राइस के अंदर, या फिर बायर अगर वो बाइंग करेगा उसमें, तो उसको कुछ इतना प्रॉफिट नहीं होगा। ट्रेडर जो है वो उसके जो व्यू होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, और जो इन्वेस्टर होता है उसका लॉन्ग टर्म व्यू है। तो अगर किसी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है वो इतनी अच्छी कंपनी है, मुझे उसके शेयर्स है वो बहुत अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, और मुझे उसमें बाइंग करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्राइस पे आए या फिर ऐसे लेवल पे आए जहां पे मुझे पता चले कि भाई यहाँ पे अभी इसमें बहुत सेलिंग हो चुकी है और अभी ये बाइंग के लिए लायक है। तो आरएसआई आपको यहाँ पे मदद करेगा कि आरएसआई 25 के आसपास है। ठीक है, आरएसआई 25 के आसपास है मतलब ओवरसोल्ड जोन में, ओवरसोल्ड जोन में है मतलब सेलिंग हो चुकी है या फिर सेलिंग में है। और इसका प्राइस जो है ये सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट के आसपास है मतलब डिमांड जोन के आसपास है। डिमांड जोन के आसपास है मतलब प्राइस हो सकता है ऊपर जाएगा। ये हमको यहाँ पे इससे बिहेवियर से पता चल रहा है। और यहाँ पे कोई इन्वेस्टर ने बाई किया होता तो देखो उसके बाद स्टॉक जो है वो कैसे ऊपर की तरफ जर्नी की है। तो इन्वेस्टर आरएसआई को कैसे यूज करे और ट्रेडर आरएसआई को कैसे यूज करे उसके भी अलग अलग तरीके हैं। तो जो इन्वेस्टर है उसको आरएसआई को ऐसे यूज करना चाहिए कि जैसे अगर उसने कोई स्टॉक में बाई किया है, फॉर एग्जांपल उसने कोई भी प्राइस एक्शन से या कोई भी मेथड से उसने स्टॉक को सिलेक्ट किया, तो उसमें अगर वो बाइंग कर रहा है तो वो इसमें एक चीज ध्यान रखे कि जब भी आरएसआई 50 के आसपास या उसके ऊपर हो तो वो स्टॉक में बाइंग करे एज ए ट्रेडर, तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यही सिंपल मीनिंग था और यही सिंपल आरएसआई था। और मैंने आपको इसमें बता दिया है आरएसआई सिंपल इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है। तो ये सिंपल इंडिकेटर्स है। एंड ऑफ द डे देखिए इंडिकेटर्स को मेरा, क्योंकि आपने ये कोर्स परचेस किया है तो इंडिकेटर्स क्या है वो मेरा बताना आपको इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम जो है वो इंडिकेटर्स को इतना यूज नहीं करते। हम इंडिकेटर्स को सिर्फ 30% यूज करते हैं। अगर हाँ हमारा जो है अगर हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है, या फिर हमारा जो सिलेक्ट करने का चांसेस, अगर मैं समझो कि कोई ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 30% या 40% या फिर सिर्फ 30% में इंडिकेटर्स को यूज करूंगा। 60 to 70% जो है वो प्राइस को और प्राइस की क्या स्टोरी है उसको यूज करके फिर ही मैं मेरे डिसीजन लूंगा। तो ये हमारा इंडिकेटर्स का एक सेशन था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये इंडिकेटर्स का सेशन समझा होगा। प्राइस क्या है, वॉल्यूम क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, अब तक आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से जो मैंने समझाया आपको टॉपिक्स, जो लेक्चर्स मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किए वो आप फिर से देखिए। आप खुद उसको चार्ट्स में अप्लाई कीजिए और देखिए। और अभी आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर्स में कि डाउ थियरी क्या होती है, कि एक थियरी है मार्केट में अलग अलग, कि कैसे हम प्राइस में बाइंग करें और हम उसमें प्रॉफिट कमा सके। तो ये एक थियरी है। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर्स का जो सेशंस है वो खत्म होता है। थैंक यू गाइस।